Hello everyone, welcome to our new video. So today we will be talking about how to write theory papers in exams. This video is for both CA Foundation students as well as CA Inter students. So बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि उन लोगों को थ्योरी सब्जेक्ट्स याद हो जाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है कि उन 3 आवर्स में एग्जाम के उस आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करें. सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि उन आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए एंड एवरीथिंग. So without further ado, let's start the video. So 50% से ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि उनको आंसर तो याद रहता है, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम होती है कि आंसर स्टार्ट कैसे करना है. तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसमें आपको सेक्शन कोड करना है एंड डायरेक्ट आपको उसका प्रोविजन लिख के उसको एंड कर देना होता है, तो वो 2-3 मार्क्स में आता है. लेकिन मान लीजिए अगर कोई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहा है जो बिल्कुल एक एक पेज का है, तो आधे बच्चों का उसी में डर लगता है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करें. सो इसको अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं. तो सबसे पहले इस जो भी केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो है आप एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं. तो उस फॉर्मेट के आप 4 पार्ट्स होते हैं. तो पहला पार्ट होता है सेक्शन एप्लीकेबल. तो उसमें आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड का क्वेश्चन है तो उस पर आपने लिख दिया सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट. उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा प्रोविजंस के ऊपर. सो प्रोविजंस के ऊपर जैसे डिविडेंड वाले क्वेश्चन में कंडीशंस थी, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, तो उस वे में आप प्रोविजंस के अंदर लिख सकते हैं. देन जो थर्ड पॉइंट होगा वो होता है फैक्ट्स ऑफ द केस. तो फैक्ट्स ऑफ द केस में जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन आया है उसमें जो भी कहानी लिखी है आपको उसको शॉर्ट में करके फैक्ट्स ऑफ द केस में लिखना होता है. ठीक है. फिर उसके बाद जो आता है वो आता है लास्ट में कंक्लूजन. तो जो भी आपने क्वेश्चन से आपको समझ में आया आप उसको 2 या 3 पॉइंट पे लास्ट में कंक्लूड करके खत्म कर सकते हैं. तो इस फॉर्मेट से मतलब बेनिफिट ये होता है कि जो एग्जामिनर है वो पॉइंट्स वाइज देखता है. ठीक है. तो उसको कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती चीज की, मतलब ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है. तो आंसर जो है सिंपल होता है और प्रेजेंटेबल होता है. ना माय सेकंड टिप वुड बी कि आप जो भी आंसर्स लिखे उनको ट्राई कीजिएगा पॉइंट्स में लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर को बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स है, वो पढ़ते पढ़ते खुद बोर हो जाता है. तो अगर आप मतलब जो आंसर है उसको पॉइंटर्स में लिखेंगे तो उसके लिए आसानी पड़ती है. एंड अगर कोई हेडिंग है, जैसे EISSM का सब्जेक्ट है तो उसमें हेडिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर आपके टीचर्स ने या एजुकेटर्स ने आपको कोई भी निमोनिक्स दिए हैं तो अगर आप वो हेडिंग्स भी अगर सही से लिख रहे हैं, अंदर आप अपने लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है वो. तो अगर आपको निमोनिक्स के साथ हेडिंग्स याद है तो आप उसको पॉइंटर्स में लिखिए, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और आंसर जो है वो प्रेजेंटेबल लगता है. देन जो थर्ड टिप है उसके लिए मैं आपको अपनी कॉपी से कुछ दिखाना चाहूंगा. तो थर्ड टिप इज अबाउट कीवर्ड्स, कि आंसर में कीवर्ड्स होने चाहिए, तभी जो एग्जामिनर है उसको मतलब वो कीवर्ड्स को देख के वो मार्क्स देता है. तो एग्जामिनर के पास कुछ आंसर्स होते हैं, सो जो मतलब जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, तो उसमें से वो पूरा आंसर चेक नहीं करता है, वो देखता है कि क्या इसने इस बच्चे ने ये वाला कीवर्ड लिखा है कि नहीं, ये वाला कीवर्ड लिखा है कि नहीं. सो इसके लिए एक टिप है आप लोगों के लिए. सो आप क्या कर सकते हैं, मतलब मैंने जो किया था, मैंने एग्जाम टाइम पे जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो उन सब क्वेश्चंस के कीवर्ड्स लिख के रख लिए थे, ताकि अगर मुझे मतलब आंसर तो खुद की लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं तो मैं बस वो एग्जाम के लास्ट दिन जो 1-1.5 दिन का टाइम मिलता है उसमें से मैंने कीवर्ड्स पढ़े थे, और जितने भी निमोनिक्स हैं सो उन सब निमोनिक्स को पढ़ के एंड कीवर्ड्स को पढ़ के मैंने याद कर लिया था. तो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी एंड इस वजह से ऑडिट में मेरा एग्जामेशन आया था. सो आप भी ये टिप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ ये टिप आप EISSM में भी यूज कर सकते हैं एंड लॉ में भी यूज कर सकते हैं. सो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज ध्यान रखिए. अगर आपको कोई भी कीवर्ड दिखता है एग्जाम में आप बिल्कुल उसको अंडरलाइन कर दीजिए एंड जो भी है उसको अंडरलाइन करके उसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए. देन मतलब आप आंसर्स, तो आप ऐसा ना करें कि आंसर्स डायरेक्टली वहीं पे लिखें. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप रेगुलरली 1-2 आंसर्स राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया, पॉइंटर्स बताया, तो आप डायरेक्ट ये चीज वहां पे ट्राई नहीं कर सकते हैं, आपको उसके पहले ट्राई करना पड़ेगा. तो अगर अभी आपका सिलेबस हो गया है या होने वाला है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है उनके 1 या 2 आंसर रोज ट्राई कीजिए, लिखिए खुद की लैंग्वेज में. मतलब ऐसा नहीं एक बार आपने पढ़ लिया देन खुद की लैंग्वेज में लिखिए एंड देन जो सजेस्टेड आंसर है उससे चेक कीजिए कि क्या जो मैंने लिखा है वो चीज है, वो कीवर्ड्स हैं कि नहीं है. सो इससे आपका मतलब कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी. और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए सो मैं कमेंट बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन में जितने भी क्वेश्चंस है वो उनका PDF डाल दूंगा.
सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उन क्वेश्चन से, तो आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।